brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। सोनम जिंदा मिल गई, लेकिन भरोसा मर गया। मुझे याद है पिछले एक हफ्ते से हर दिन कहानी में सोनम के सुरक्षित सकुशल हिफाजत से जिंदा घर लौटाने की मैं दुआ मांग रहा था। कहानी के अलावा भी मैं डेली यही प्रे कर रहा था कि कम से कम सोनम लौट आए। लेकिन सुबह सुबह जो खबर आई, उसके बाद वही जो मैंने कहा कि सोनम तो जिंदा मिल गई, दुआ कबूल ही, लेकिन भरोसा मर गया। जिस सोनम के वापस सकुशल लौट आने की हम सब दुआएं मांग रहे थे, वही सोनम इस रूप में सामने आएगी। राजा रघुवंशी के कातिल के तौर पर उसका नाम लिया जाएगा। क्या कहूँ, कितनी बार वैसे ये भरोसा टूटा है। अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के इस करियर में ऐसा कई बार मैंने देखा है, जो दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, आखिर में वही कातिल निकलते हैं, वही गुनहगार निकलते हैं। अजीब है ये। सिर्फ अभी तो महीना भी नहीं हुआ शादी को, आज 9 है, परसों 1 महीना पूरा होगा। 11 मई को शादी हुई थी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की, दोनों के घर वालों की मर्जी से। शादी के 9 दिन के बाद 20 मई को यह हनीमून मनाने के लिए गए थे, और हनीमून मनाने के तीसरे दिन 23 मई को राजा रघुवंशी का कत्ल हो गया। कल रात करीब 11 बजे का वक्त था। वाराणसी और गाजीपुर हाईवे के पास एक ढाबा है, उसका नाम है काशी चाय जायका। अचानक एक बदहवास लड़की दुबली पतली से उस ढाबे पर पहुंचती है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ये तस्वीर उसी वक्त की है। वो पहुंचती है और जाकर कहती है कि मुझे एक फ़ोन करना है, आप मुझे मोबाइल दे दीजिए। ढाबे का मालिक उस वक्त साहिल यादव उस ढाबे पर बैठा हुआ था। रात 1 बजे एक लड़की को अकेला तन्हा इस हाल में देखकर वो भी घबरा जाता है, उसे ढाढ़स बनाता है, पानी देता है पीने के लिए और फिर मोबाइल देता है। लड़की एक कॉल करती है, कॉल अपने भाई को, उसी गोविंद को, जो 26 मई से मेघालय में अपनी इसी बहन की तलाश में दर दर भटक रहा है। वो गोविंद को फ़ोन करती है, कुछ कहती है, फिर गोविंद उसे वापस कॉल करता है, वीडियो कॉल, उसी नंबर पर साहिल यादव के। फिर वो बताती है कि मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ हूँ। उसके बाद गोविंद ढाबे वाले से यानी साहिल यादव से फिर बात करता है और पूछता है कि आपका पता क्या है। साहिल यादव बताता है कि मेरे दुकान का नाम ये है, मैं वाराणसी और गाजीपुर हाईवे पे एक ढाबा है। तो वो कहता है कि आप, ये मेरी बहन है, इसका नाम सोनम रघुवंशी है। साहिल यादव भी ये खबर देख चुका था राजा और सोनम की गुमशुदगी की। वो कहता अच्छा, मैं पहचान गया। फिर गोविंद उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप इसे कहीं जाने मत देना, यहीं बैठाना, और मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। वो कहता ठीक है। वो उसे पानी वानी देता है। वो रो रही थी, थोड़ी बदहवास थी। एक महिला भी थी ढाबे पर, वो उसे ढाढ़स बताती है। फिर रात करीब 2:30 बजे पुलिस पहुंचती है ढाबे पर। शायद गोविंद ने इन्फॉर्म किया था। पुलिस आती है, उसे अपने साथ उसकी हालत देखकर अस्पताल ले जाती है। अस्पताल ले जाने के बाद फिर उसे वो एक गाजीपुर पुलिस की एक जगह थी जहाँ सिर्फ महिलाओं को रखा जाता है, वो वहाँ सोनम को ले जाती है। तब तक ये खबर वहाँ मेघालय पुलिस, जो बीते करीब 16, 17, 18 दिन से इस केस में लगी है, तलाश कर रही है, और मेघालय पुलिस की काफ़ी खिंचाई बुराई भी हो रही थी, उन तक पहुँचती है। मेघालय पुलिस तक ये खबर पहुँचती है। मेघालय पुलिस की एक टीम फ़ौरन वहाँ से रवाना हो जाती है। उधर इंदौर से भी पुलिस की एक टीम रवाना हो जाती है। कुछ देर के बाद मेघालय पुलिस की डीजीपी इदाशिया नोरगांग ये बयान देती हैं और कहती हैं कि सोनम गाजीपुर में मिली है और हमारी टीम इस केस में लगी हुई थी, छानबीन कर रही थी, और हमने लगभग इस केस को सुलझा लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाद में हुई।
उन्होंने कहा कि अब तक इस केस के सिलसिले में सोनम को लेने के लिए मेघालय पुलिस की एक टीम गाजीपुर जा रही है और वो वहाँ से उसकी ट्रांजिट रिमांड लेगी, अपने साथ ले आएगी, क्योंकि केस मेघालय का है। साथ ही डीजीपी ने मेघालय की ये बताया कि उन्होंने इस केस के सिलसिले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक का नाम है राज कुशवाहा, एक का नाम है विशाल चौहान, एक का नाम है आकाश राजपूत। और इन तीनों की गिरफ्तारी के अलावा एक और शख्स की तलाश है जो फरार है, उसका नाम है आनंद। तो मेघालय पुलिस के हिसाब से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनमें से 2 को एमपी से अरेस्ट किया गया है, एक को यूपी से अरेस्ट किया गया है। चौथा आनंद फरार है और अभी कुछ नाम और लिए हैं इन लोगों ने, जो 3 अरेस्ट हुए हैं। इसके बाद मेघालय के डीजीपी एक और चीज़ बताती हैं। वो कहती हैं इन तीनों को इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि ये तीनों राजा रघुवंशी के कत्ल के मुलजिम हैं। इन्हीं तीनों ने कत्ल किया और इनके साथ कुछ और साथी हैं। और उससे भी सनसनीखेज बात ये कि राजा रघुवंशी के कत्ल की सुपारी किसी और ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20-25 दिन पुरानी उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी ने दिया। सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस लेकर जाएगी। 3 लोग अरेस्ट हैं, एक फरार है, कुछ और लोगों के नाम हैं और इसके बाद सारी कहानी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो कहानी मुझ तक पहुंची है वो ये है कि 11 मई को शादी हुई थी। शादी के बाद मैंने आपको पहले भी कहानी में बताया था कि जो सोनम रघुवंशी के घर के ज्योतिष थे, पंडित थे, उन्होंने ये कहा था कि कम से कम 5 जून से पहले सोनम को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बाकायदा विदाई का भी मुहूर्त निकाला था और शादी के तीसरे ही दिन सोनम अपने ससुराल पहुंचती है। उस वक्त तक हनीमून का प्लान नहीं था। घर वालों ने पहले श्रीनगर का बनाया, लेकिन श्रीनगर में पहलगाम हुआ, फिर वो श्रीनगर जाने का, कश्मीर जाने का पहले जो प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन अचानक 2 दिन पहले 18 मई की बात है, एक रोज़ सोनम राजा से कहती है कि हनीमून पर चलना है और हम मेघालय जाएंगे। राजा अभी जाने के मूड में नहीं था। घर वालों ने कहा था अभी नहीं जाना। राजा ने घर वालों को बताया, माँ ने उनकी समझाया कि अभी मत जाओ। तब सोनम पहली बार राजा को बताती है कि मैंने तो टिकट भी बुक करा दी, 20 मई की टिकट बुक है। अब जब टिकट बुक हो गई तो फिर राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था और 20 को ये लोग निकल गए। असल में ये टिकट साजिश की पहली कड़ी थी। सोनम चाहती थी कि राजा को अपने साथ मेघालय ले जाए, क्योंकि आगे का प्लान मेघालय में ही तय हुआ था। और ये तय किया था उसने अपने एक दोस्त, जिसका नाम भी राज कुशवाहा है। वो राजा था ये, लेकिन राज कुशवाहा के साथ इन दोनों ने मिलकर सुपारी दी थी राजा रघुवंशी की। यानी शादी के 9 दिन के अंदर अंदर पत्नी अपने पति की सुपारी दे चुकी थी, 20 से पहले ही। 18 को जब टिकट हुआ तो ये सुपारी देने के बाद जब सब कुछ प्लान बन चुका तभी ये लोग निकले थे। यानी शादी के हफ्ते भर के अंदर अंदर सुपारी दे दी गई, मेघालय ले जाया गया। अब सुपारी किलर भी मेघालय में था। एक वीडियो आया था परसों सैटरडे को। उस वीडियो में करीब 4 मिनट से ऊपर का वीडियो है और उसमें बाकायदा सोनम एक स्कूटी पे राजा के साथ दिखाई दे रही है। वो अपने जैकेट स्कूटी के अंदर रख रही है, वही जैकेट जो एक बाद में मिला था रेनकोट। अब वो सड़क पे कैसे मिला पता नहीं। जिस गाइड के साथ इन लोगों ने एक दिन गुजारा था सोनम और राजा ने, उस गाइड ने बाद में पुलिस ने पूछताछ की और गाइड ने एक खुलासा किया। उस खुलासे ने इस केस को सॉल्व करने में बड़ी मदद पहुंचाई। उस गाइड का कहना था कि एक रोज़ जब हम आ रहे थे तो राजा के साथ 3 और लोग थे। वो तीनों राजा के साथ चल रहे थे और उसके पीछे पीछे चल रही थी सोनम। शायद चढ़ाई थी, सोनम थकी हुई थी, उपवास भी था उसका। तो वो तीनों और राजा चल रहे थे। तो गाइड से पूछा गया कि वो क्या बात कर रहे थे, आपने सुना? उसने कहा कि हाँ वो, लेकिन सारे हिंदी में बात कर रहे थे और मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती, इसलिए क्या बात हो रही थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो साथ थे। अब शक यही है कि वो तीनों वही सुपारी किलर थे और पीछे पीछे चल रही थी सोनम। उसी के बाद प्लान के तहत शायद 23 मई को ही
राजा का कत्ल हुआ, लाश को खाई में फेंक दिया क्योंकि वो लोग खाई वाई जानते थे कि यहाँ से मुश्किल है। लेकिन अब 23 के बाद से सोनम कल से पहले यानी 8 तारीख से 8 जून से पहले तक कहाँ कहाँ थी, इसकी कड़ियाँ जुड़ रही हैं। मेघालय पुलिस इसका खुलासा जल्दी कर देगी, पूछताछ हो रही है। यूपी पुलिस पूछताछ कायदे से ऑफिशियली कर नहीं सकती क्योंकि ये केस उनका नहीं है, मेघालय का है, मेघालय पुलिस का है। लेकिन उसके बाद फिर सोनम पहुंचती है गाजीपुर कल रात 1 बजे। अब सवाल ये कि सोनम ने ऐसा क्यों किया, तो एक नाम आ रहा सामने, वो नाम है राज कुशवाहा का। राज कुशवाहा इंदौर का रहने वाला है। सोनम के पिता की एक फैक्ट्री है जो उनका बिजनेस है प्लाईवुड का, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस प्लाईवुड के बिजनेस को सोनम के फादर, हालांकि उन्हें अभी पैरालाइज हो गया तो वो देख नहीं रहे, बल्कि वही भाई देख रहा है, गोविंद, जो इस वक्त सोनम को ढूंढने के लिए मेघालय दर दर भटक रहा था। तो सोनम ने अपनी पढ़ाई के बाद इसी अपने फादर की इस कंपनी प्लाईवुड में बतौर HR हेड ज्वाइन किया। फैमिली बिजनेस था और इसी कंपनी में एक मैनेजर था। इस मैनेजर का नाम है राज कुशवाहा। कहते हैं कि इसी राज कुशवाहा और सोनम के बीच दोस्ती थी, दोस्ती क्या शायद प्यार था। और जब शादी हुई तो शायद इस शादी से सोनम खुश नहीं थी, लेकिन यहाँ सवाल अगर खुश नहीं थी तो उसी वक्त मना कर सकती थी। सोनम के पिता के हिसाब से देवी सिंह ने यह कहा है कि करीब 3 महीने पहले उनकी बिरादरी में यानी रघुवंशी बिरादरी में रामनवमी के वक्त हर साल जो लड़के और लड़की शादी के काबिल हो जाते हैं, लायक हो जाते हैं, तो उनके नाम की पर्ची, उनका नाम, एज, जाति, क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, रामनवमी के रोज़ एक पर्ची में डालकर जो समाज की जगह है उनकी वहाँ रख देते हैं। ये एक तरह से मैट्रिमोनियल साइट वाली है कि किसी फैमिली में एक लड़की की शादी की उम्र हो गई, घर वाले चाहते हैं तो वो अपनी बिरादरी में करना चाहते हैं, तो वो एक पर्ची उस लड़की का डिटेल, बायोडाटा एक तरह का वो रख देते हैं रामनवमी के मौके पर। उसी तरह लड़के वाले रख देते हैं। तो फिर जिन्हें लड़की की तलाश है या जिन्हें लड़के की तलाश है, उस पर्ची के हिसाब से वो वर या वधू ढूंढते हैं। तो इन्होंने भी पर्ची डाली, उधर राजा रघुवंशी के घर वालों ने भी डाली, दोनों पर्ची दिखा, लड़के ने लड़की वाले की देखी, लड़की ने लड़के वाले की, उन्हें सारी चीज़ें ठीक लगी। उसी के बाद, इससे पहले ये दोनों परिवार एक दूसरे को नहीं जानता था, ना राजा का परिवार ना सोनम का। तो जब पर्ची दिखी दोनों परिवार को लगा कि लड़का ठीक है, लड़की ठीक है। इसके बाद बातचीत बढ़ी। फरवरी का महीना था, दोनों पहली बार मिले और फरवरी एंड होते होते दोनों का रोका हो गया। उसके बाद शादी की तारीख तय हुई है 11 मई, शादी कर दी गई। तब तक सोनम बिल्कुल अपने घर वालों की मर्ज़ी के हिसाब से सब कुछ कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं शादी के वो खिलाफ थी। लेकिन नहीं, इसमें सोनम के माता पिता का कोई कसूर है, न उसके उस भाई का जो उसे दर दर मेघालय में पिछले 15 दिन से ढूंढ रहा है, न किसी और का। उनके पिता अगर आप भी इस बात में साजिश की बात कह रहे हैं तो उनका कसूर इसलिए नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी बेटी और उस राज के बीच में क्या चल रहा था। उन्हें तो वही सच है कि शादी हुई उसकी मर्जी से हुई। लेकिन सोनम इस शादी से शायद खुश नहीं थी और यही वजह है कि शादी के सिर्फ 9वें दिन हनीमून पर जाती है और शादी के 1 हफ्ते 7वें दिन ये साजिश बुनती है, सुपारी देती है और मेघालय ले जाकर अपने पति का कत्ल करा देती है। धीरे धीरे सारी जो चीज़ें हैं, अभी चूँकि ये सुबह से सारी पुलिस लगी है, शाम होते होते और भी डिटेल आएंगी। तो पूरी डिटेल कैसे कब क्या हुआ, कैसे वो वहाँ से चली, फिर मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन फिर वही कहूँगा कि सोनम तो जिंदा लौट आई पर भरोसा मर गया। उसकी वजह यही कि ना जाने कितने लोग मुझे, मेरे घर के अंदर भी यही कह रहे थे कि बस वो बेचारी मिल जाए। जो राजा के घर वाले हैं वो लोग तक कह रहे थे कि एक बच्चा तो चला गया, कम से कम बच्ची लौट आए। इंदौर के लोग प्रार्थना कर रहे थे, देश भर के लोग कह रहे थे, हर जगह चर्चा थी सोनम की। मेघालय पुलिस के बारे में बातें होने लगी कि वो ढंग से जांच नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर जो बांग्लादेश लगता है वहाँ से 20 किलोमीटर तक बात वहाँ तक चली गई। लोकल क्रिमिनल की बात भी की, हमने भी की और मेघालय के लोगों को इससे ठेस भी पहुँची। लेकिन देखिए कहानी कहाँ जाकर ख़त्म हुई, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो बाकी पूरी डिटेल के साथ रात 9 बजे कहानी में आपके सामने फिर से हाजिर होगा। जो भी अपडेट होगा मुझे लगता है उस वक्त तक सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी।
लेकिन इस जिंदा मिल जाने के बावजूद कहानी का एक अफसोसनाक अंत। इसी अंत के साथ इस कहानी में भी इतना ही। मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे पूरी डिटेल के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।